हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। हमें अगर काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। हमें कुछ भी करना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी क्या है आइए देखते हैं। एनर्जी is the quantitative property that must be transferred to an object in order to perform a work on or heat the object। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हिंदी में हम ये कहेंगे एनर्जी को। अब एनर्जी बहुत सारी एटमॉस्फेयर में है। कई एनर्जी का यूज हम सुबह से शाम तक अपने रूटीन लाइफ में भी करते हैं। तो आइए ये चैप्टर में हमें यही पढ़ना है सारी एनर्जी के बारे में कि कौन सी एनर्जी हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। The law of conservation of energy states that energy can be neither be created nor destroyed, only convert from one form of energy to another। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी हम बना नहीं सकते या उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू ऑफ एनर्जी टू अनदर। वो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होती है। दिस मीन्स दैट द सिस्टम ऑलवेज हैज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अनलेस इट्स एडेड फ्रॉम द आउटसाइड। सिस्टम के अंदर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ताकि या फिर हम उस पर कुछ ऐड ना करें तब तक। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्ट टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लेट इज कन्वर्ट मोस्टली टू साउंड एनर्जी व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड। जैसे कि हमारे हाथ से कुछ भी गिर गया हो, एक बर्तन है जो हमारे हाथ में है, पानी का ग्लास है जो स्टील का है, जो हाथ से गिर गया है और वो जब ग्राउंड पे हिट करेगा तब साउंड आएगी बहुत जबरदस्त। तो ये जो साउंड है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। Any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again। एक बार की एनर्जी यूज हो गई तो फिर वो एनर्जी फिर से आ नहीं सकती। एनर्जी एक ही बार यूज होती है। एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज टू डू वर्क इट्स कंज्यूम एंड कैन नॉट बी यूज अगेन। उसको हम फिर से यूज कर सकते नहीं है। What is a good source of energy? What can be the considered a good source of energy? We in our daily lives use energy from various sources from doing work. We use diesel to run out a train. We use electricity to light our street lamp, or we use energy in our muscles to cycle the school। ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमने। इसमें है कि अगर हमें डीजल इंजन वाला, डीजल से चलाने वाला इंजन है, उसे हमें चलाना है तो हमें डीजल की जरूरत पड़ेगी। हमें अगर लाइट को जलाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी जो एनर्जी जनरेट होती है जिसका हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। और हाँ, आप जो साइकिल लेके स्कूल जा रहे हो वो उसमें आपका मसल्स पावर भी यूज होता है, तो वन टाइप वो भी एक एनर्जी है। We could then say that a good source of energy would be one which would do a large amount of work per unit volume or mass, be easily accessible, be easy to store and transport, perhaps most important, be economical। अब अच्छी एनर्जी हम किसे कहेंगे? हमें सस्ते दाम में पड़नी चाहिए, यानी बी इकोनॉमिकल होनी चाहिए। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, हम उसको उसको ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं, उसको स्टोर इजीली कर सकते हैं, वैसी होनी चाहिए। बी इजी एक्सेसिबल, आसानी से हासिल हो सके वैसी होनी चाहिए। विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, और ये बहुत कम एनर्जी में ज्यादा काम कर सके वैसी होनी चाहिए, जिसे हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। अब है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स में जो एनर्जी है वो है, पहला एग्जांपल है फोसियल फ्यूल्स का। हमने आगे भी देखा था कि फोसियल फ्यूल्स, हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि जो जो फोसियल फ्यूल्स है वो एटमॉस्फेयर और उसके कंडीशन की वजह से वो फोसियल फ्यूल्स में
जो ऑर्गेनिक है वो कन्वर्ट हो गया है फोसिल फ्यूल्स में। जैसे कि पुराने जमाने में डटे हुए पेड़, इंसान, फिश जो जमीन के अंदर बिना एटमॉस्फेरिक हवा के ना होने पर वहां डिकम्पोज हो गई है, जो जमीन के अंदर बहुत अंदर है, और यह फोसिल फ्यूल्स कहलाया जाएगा। In ancient time, wood was the most common source of heat energy. The exploitation of the coal as a source of energy made the Industrial Revolution possible. The growing demand of the energy was largely met by the fossil fuel, coal and petroleum. अब ये fossil fuels है जिसमें हम कोल और पेट्रोलियम को गिनते हैं। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी है, जो जमीन में डटा हुआ है, जो इनके अंदर भी एनर्जी है, वो हम उसको कन्वर्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे कोल का भी रेगुलर लाइफ में बहुत यूज है, पेट्रोलियम का तो आप जानते ही है, जब हम रेगुलर लाइफ में क्या क्या यूज पेट्रोलियम का करते हैं। द फोसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर एक बार 50 का पेट्रोल गाड़ी में डलवाया और आप वही गाड़ी लेके जाओगे, 50 का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो आपको फिर से 50 का पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। पर अगर एक बार यूज होने के बाद वो अपने आप पैदा नहीं हो जाता, वो एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है। सो ये है, ये नॉन रिन्यूएबल, हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिया फिर वो खत्म हो जाएगा। सो वी नीड टू कंजर्व देम, हमें इसको बचाना है। अगर हम नहीं बचाएंगे, आज अगर हम पेट्रोल से नहीं बचाएंगे, कल हमें ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि बैटरी का ऑप्शन है ही, तो हमें और ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो पूरी इकोनॉमी इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो चल रहा है, वो फोसिल फ्यूल पर ही डिपेंड है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम। हमारे देश में तो पेट्रोलियम होता नहीं है, हम बहुत सारे डॉलर्स से पेट्रोलियम खरीदते हैं मिडल ईस्ट से, और उसके हिसाब से हमें भी वो महंगा पड़ने लगा है। आज पेट्रोल डीजल के बाद दाम आप देखिए, 70-80 रुपए हो गए हैं। If we were to continue consuming these fuels at a such alarming rate, we could soon run out the energy. मैंने कहा वैसे ही, अगर एक बार अगर यूज कर लिया तो वो फिर से पैदा नहीं होगा, हमें उसका सोर्स अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत ही हार्ड है। आप सोचो, अगर आज अगर आप पेट्रोल भरा रहे हो अपने टंकी में, तो कल पेट्रोल नहीं होगा, तो उसके जगह कुछ और डलवाना पड़ेगा। So in order to avoid this, alternative source of energy were explored, but we continue to be largely depend on fossil fuel for most of our energy requirement. हम हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत लार्ज अमाउंट फोसिल फ्यूल से लेते हैं। पूरी दुनिया, हम इंडिया अकेला नहीं है जो फोसिल फ्यूल्स यूज कर रहा है लार्ज क्वांटिटी में, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, और वो भी दब्बा के यूज कर रहा है। नीचे से वो लोग एक्सट्रैक्शन करके निकाल 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 कर रहे हैं। और सऊदी अरब है, रशिया है, चाइना है, वियतनाम है, ये सारे देश जहाँ पे पेट्रोलियम्स है वहां से निकाल रहे हैं। अमेरिका है, अमेरिका तो बहुत बड़ा है, वैसे सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम अभी रशिया से जो हो रहा है। ईरान है, मिडल ईस्ट के तो सारे देश जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, उन लोगों ने तो उसमें से ही पैसे बना दिए हैं। हम आगे देखते हैं। The air pollution caused by the burning of the coal or petroleum product, the oxide of carbon, nitrogen and sulfur that are released on the burning of fossil fuel are acidic oxide. These lead to acid rain which affect our water, soil resources. In addition to the problem of air pollution, recall the greenhouse effect gas like the carbon dioxide. अब जो हम फोसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो जो गाड़ी में से जो एग्जॉस्ट हो रहा है, काला धुआं निकल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे कि सल्फर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये एटमॉस्फेयर में जाके एटमॉस्फेयर की एयर को पॉल्यूटेड करते हैं, और वो रेन के साथ भी घुल जाते हैं, और वो एसिड रेन भी हो सकता है। और यही एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसका जब भी क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानते हैं, जैसे कि जो सन रेज आ रहे हैं, वो सन रेज पृथ्वी की सरफेस पर से रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जा पा रहे हैं। सो जो अपना अर्थ है उसका टेम्परेचर और उसका एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो इतने फास्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है। सो ज्यादातर पॉल्यूशन के कारण हमें, जो फोसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके कारण बहुत पॉल्यूशन हो रहा है।
The pollution caused by the burning of fossil fuel can be somewhat reduced by increasing the efficiency of combustion process and use the various techniques to reduce the escape of the harmful gas and acids into the surrounding. Besides being used directly for the various purpose in gas stove and vehicle, do you know the fossil fuel are the major fuel used for the generating electricity? हम जानते हैं कि यह जो गैसेस है, अगर वो बाहर बहुत क्वांटिटी में आएंगे तो हमारे एयर को पॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे। सो अगर हम इसे एफिशिएंटली यूज करें, जैसे कि हम BS6 इंजन ले आए हैं, पहले BS4 था, 5 था, अब 6 इंजन आ गए हैं। जो इंजन बहुत एफिशिएंट है, उनकी एवरेज भी ज़्यादा है, वो कम एटमॉस्फेयर में कंबशन और जो गैसेस है वो बाहर फेंकते हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस है वो कम निकलेंगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा। और जो आप नहीं जानते हो, तो जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वर्ल्ड का, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो ये फोसिल फ्यूल्स से ही होता है। ये हमारे यहाँ एक मॉडल दिया गया हुआ है। यह प्रेशर कुकर में से जो स्टीम निकलती है, उसमें से जो स्टीम निकलेगी उसे मेटल शीट है जिसमें टरबाइन है, वो टरबाइन घूमेगा और बल्ब स्टार्ट होगा। अ मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस। जैसे ही ये जनरेटर घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलेगा। दिस इज अवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। द सिंपलेस्ट टर्बाइन हैव वन मूविंग पार्ट, अ रोटर ब्लेड असेंबली। द मूविंग फ्लूइड एक्ट ऑन द ब्लेड टू spin them and impart energy to the rotor. Thus we see that basically we need to move the fan and the rotor blade with the speed which would turn the shaft on the dynamo and convert the mechanical energy into the electrical energy, the form of energy which has become a necessity today scenario. यहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सारे प्रिंसिपल यही, ये सारी जो अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यही प्रिंसिपल पर जनरेट होती है, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो टरबाइन हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, सारी एनर्जी यही प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अब पहला आया है थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट क्या है? यहाँ पे अगर हमारे गुजरात में देखें तो यहाँ भी थर्मल पावर प्लांट है, धुआरण के पास। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड एवरी डे इन अ पावर स्टेशन टू हीट अप वाटर टू रिड्यूस द स्टीम which further run the turbine to generate electricity. The transmission of electricity is more efficient than the transporting a coal and petroleum over the same distance. Therefore, many thermal power plants are set up near the coal oil fields. The thermal power plant is used since the fuel is burned to produce heat energy which convert into the electrical energy. तो हमने देखा थर्मल पावर प्लांट जो रन कर रहा है कोल और पेट्रोलियम पर, और वह हीट एनर्जी जनरेट करके उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये जो आपने सामने देख रहे हो वो है कूलिंग टावर्स, जो दो दिख रहे हैं आपको, बड़े वेसल्स जैसे बड़े से बिल्डिंग होता है, दूर से भी दिखाई देता है, बहुत किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है। ये जनरली है, ये है जो कूलिंग टावर्स है। सो ये थर्मल पावर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय हीट एनर्जी से, सो ये भी फोसिल फ्यूल पर डिपेंडेड है। अब है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट हमारे अगर गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में है अपना नर्मदा सरोवर, जहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है, वहाँ पे ये हाइड्रो पावर प्लांट है। अब हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है? हाइड्रो माने पानी से प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिसिटी। सो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरली एक रिजर्वर बनाया जाता है जो थोड़ी हाइट पे होता है और बहुत बड़ा रिजर्वर होता है, और उसके नीचे के ये टरबाइन होता है, जिसे पावर हाउस कहते हैं, ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर्स होता है। वहां पे जब ये पानी आता है तो वो जो एनर्जी होती है, जो हाइट पर से जब पानी नीचे आता है
तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट होती है। वह टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन घूमने से जनरेटर घूमेगा और ट्रांसफार्मर से द्वारा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब पढ़ते हैं, अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर or the potential energy of water at a height. Hydropower plant convert the potential energy of falling water into electricity. हमने जाना यहाँ potential energy जो हाइट पे से जनरेट होती है वो पानी के साथ आएगी और पानी जो फोर्स से आएगा वही फोर्स के कारण टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और यह जो प्लांट है उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। Since there was very few waterfall which could be used as a source of potential energy, hydropower plants are associated with the dams. In the last century, a large number of dams were built all over the world. In order to produce the hydel electricity, high-rise dams are constructed on their river to obstruct the flow of water. Thereby, they collect water in the large reservoirs. The water level rise and in this process, the kinetic energy of flowing water gets transformed in potential energy. The water from the high level in the dam is carried through the pipes to turbine at the bottom of the dam. Since the water in the reservoir would be the refill each time it's rain, hydropower plant in renewable source of energy, we would not have to worry about the hydroelectricity source of getting used up the way of fossil fuel and get finished one day. But constructions of the big dam have a certain problem associated with the dam can be constructed only in the limited number of places, perform in the highly hilly terrains and large area of agricultural land. Human habitation are to be sacrificed as they get submerged. Large ecosystems are destroyed when the submerged under the water in the dam. It creates the problem of satisfactory rehabilitation of displaced people, opposition to the construction of their dam or the river in the Ganga and the Sardar Sarovar project of the river Narmada are due to the some problem. देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये ऐसा नहीं है ये फोसिल फ्यूल जैसा नहीं है ये रिन्यूएबल एनर्जी है ये खत्म नहीं होगी सो ये यही एक एनर्जी है जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और हमें इसके खत्म होने का बहुत टेंशन नहीं है क्योंकि यह नेचुरली भी अवेलेबल रहती है जैसे कि मानसून आएगा रिजर्वर भरेगा और वो हमें पावर देगा अब तकलीफ कहाँ है ये डैम जो बनाने हैं उसके कारण जो डैम बनने के कारण जहाँ पे यह लेक जनरेट होता है उसके कारण वहाँ जो रहते लोग हैं उनके घर और उनकी जमीनें वहाँ डूब जाती है वहां से उन लोगों को मूव करना पड़ता है सो ये बहुत बड़ा इश्यू है अगर आप यहाँ पे हमारे नर्मदा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट देखेंगे वहां भी एमपी साइड और गुजरात के कई गांव वहां पे अंदर डूब गए हैं कई मंदिर भी वहां पे डूब गए हैं तो ये एक प्रॉब्लम रहता है और यही एक बड़ा इश्यू है कि जिसके कारण यह और मेन ये है कि जो भी रिजर्वर और वो होता है वो हाइट चाहिए डैम ऐसी साइट पे बनना चाहिए कि जिससे यह डेवलप हो सके और यहाँ पे बहुत कम अपने वहां पे है कि वहां पे हाइट हो डैम बन सके ऐसा हो सके वैसा एक यहाँ पे हमारे नॉर्थ साइड पे है इंडिया में ज्यादातर वहां पे है हमारे यहाँ गुजरात में भी है जो सरदार सरोवर में है बट यही एक यहाँ इसका बिग प्रॉब्लम यही है कि यह जो सस्ता तो है ही बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बट ये इसके कारण कि आजू बाजू के जो गांव है उनके जो पीपल इससे इफेक्ट होते हैं उससे थोड़ा यह प्रॉब्लम है बाकी सबसे अच्छा है तो हाइड्रो पावर प्लांट ही है और आ रहा है इम्प्रूवमेंट द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला है बायोमास अब आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी किसान है अब वो यह कर सकते हैं गोबर में से एनर्जी पैदा कर सकते हैं अब गोबर में से एनर्जी कैसे पैदा कर सकते हैं आप जानते हो सीएनजी गैस के बारे में कॉम्प्रेस नेचुरल गैस वो भी गोबर से प्रोड्यूस किया जा सकता है और वो भी सिलेंडर में पैक किया जा सकता है और बेचा जा सकता है यहाँ पे
बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी है किसानों के कि जहाँ पे यह वो लोग सीएनजी बनाकर भी बेच रहे हैं। सो अब यही देखेंगे कि हम क्या क्या टेक्नोलॉजी है कि जो हमें हमारे वहाँ मिल सके, ऐसा है जो कन्वेंशनल सोर्सेस है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिली विद द यूज ऑफ काउ डग केक एज अ फ्यूअल गिवन द लार्ज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स है। गाय भैंस तो जैसे रोड पे भी घूमते हैं और हर जगह पे होते हैं, लार्ज अमाउंट है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल्स है हमारे यहाँ इंडिया में। सो उनका जो काउ डग होता है, जो उनका गोबर बोलते हैं, गुजराती में उसको छाण बोलते हैं, उससे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके। अभी तक वहाँ हम उससे चूल्हा तो जला रहे थे, हमारा खाना भी बना रहे थे, बट अभी उससे हम कैसे यूज कर सके अच्छी तौर पर। सिंस दिस फ्यूल आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, द सोर्स ऑफ दिस फ्यूल इज सेड टू बी द बायोमास। अब इसे हम बायोमास कहेंगे। वेज जो भी प्लांट्स का वेस्ट है और एनिमल का वेस्ट है, उसे हम बायोमास कहेंगे। Fuels, however, do not produce much heat or burning, and lot of smoke is given out of when they are burned. अब ये अगर हम उसको अगर छान को अगर हम गोबर को जलाएंगे तो बहुत धुआं होगा, और वह धुआं इंसान को पसंद ना आए वैसा धुआं होगा। और हीट भी बहुत कम, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी बहुत कम है, हीट भी बहुत कम जनरेट होती है, धुआं ज्यादा जनरेट होता है सिर्फ। इसका क्या सोर्स है, हम क्या कर सकते हैं? तो ये देखिए, ये है हमारे सामने है बायोगैस प्लांट। ये जो से टैंक जैसा दिख रहा है दोस्तों, बट इसमें होता क्या है, अब मैं आपको इसका इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बीच में एक टैंक दिखेगा, दो साइड दो टंकी जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टंकी है उसमें स्लरी ऑफ कैटल डग लिखा एंड वाटर लिखा है। उसमें हमें क्या डालना है, उसमें हमें काउ डग यानी कि गोबर डाल देना है, उसमें पानी मिला देना है, और उसके बाद वही गोबर को हमें ट्रांसफर करना है एक बड़ी सी टैंक में जो एयर टाइट होगी, जिसे बायोगैस कलेक्टिंग टैंक कहेंगे। वही टैंक के अंदर हमें उसका इनलेट दे देना है, और यही इनलेट के देने के बाद ये जो बायोगैस प्लांट होता है वो जनरली क्लोज होता है, क्योंकि जो ही गैस जनरेट होगा। और उसके बाद एक दूसरा चैम्बर दिखेगा आपको राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड का टैंक है वह जो कन्वर्ट हो चुका है वह टैंक है। एक बार आप गोबर डालोगे, गोबर में पानी डाल के उसे डालोगे, उसके बाद वो कई दिनों तक सड़ेगा बिना एयर के। उसमें बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, वही मीथेन उसमें प्रोड्यूस होगा और जमा होगा। जब यह जमा होना बंद हो जाएगा तब वह स्लरी हमें दूसरे चैम्बर से बाहर मिल जाएगी। एक साइड से इनलेट करेंगे, दूसरे साइड से बाहर निकलेगा, और जिससे जो भी गैस प्रोड्यूस हो रहा है वह गैस ऊपर की टैंक में स्टोर होगा, जिसे हम हमारे नेचुरल रसोई में गैस स्टोव में जॉइंट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं, और हीट जनरेट बहुत अच्छा होगा, और ये एकदम फ्री जैसा हो जाएगा। काउ डग वेरियस प्लांट एंड मटेरियल। अभी हम इसके बारे में जाने तो जो भी स्लरी निकलेगा उसको हम फर्टिलाइजर के लिए यूज कर लेंगे, और यह बायोगैस प्लांट बहुत सस्ते में रेडी हो जाता है, तो किसानों के लिए अच्छा भी है, उनको सिलेंडर्स के पैसे नहीं खर्चने पड़ते। अभी सिलेंडर्स आप लेने जाओगे तो 700 रुपये के आसपास सिलेंडर पड़ेगा। जो भी यह बायोगैस प्लांट है वो उनको यही गैस थ्रू आउट देता रहेगा। अब दो टाइप के बायोगैस प्लांट है आपके सामने, यहाँ दो जो स्ट्रक्चर्स है, एक में उसका आप यह एग्जाम में भी यह फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ड्रॉ करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसके साथ अच्छा एक्सप्लेनेशन भी करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यह काव डग भाई गोबर है, भाई गोबर गोबर वैसा नहीं है पैसा दे के जाता है गोबर। अभी तो गोबर की बहुत डिमांड है। काउ डग वेरियस प्लांट मटेरियल लाइक द रेसिड्यू आफ्टर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्ट एंड sewage decomposed in absence of oxygen to give a biogas. Since the starting of material mainly cow dung, it is properly known as the gobar gas. Biogas produced in the plant. The plant has a dome-like a structure built the bricks. A slurry of cow dung and water is made the mixing tank from the where it's feed into the digester. The digester is the seal chamber in which there is no oxygen, and
anaerobic microorganisms that do not require oxygen decompose the breakdown a complex compound of the cow dung slurry. It takes a few days for the decomposition of process to be completed. They generate the gas like the methane, carbon dioxide, hydrogen, hydrogen sulfide. The biogas is stored in the gas tank above the digester from which they are drawn through the pipes of use. Biogas is an excellent fuel as they continue up to the 75% methane. It burned without the smoke, leave no residue like the wood, charcoal or coal burning. Its heating the capacity is high. Biogas is the gas also used for the lighting. Slurry left behind the remove the periodically used as an excellent manner rich in the nitrogen phosphorus. The large scale utilization of bio waste sewage material provide the safe efficient method of waste disposal beside the supplying energy and manner. अगर आप मानोगे नहीं कि 75% मीथेन है जो ब्लू गैस से जो प्रोड्यूस होता है, अगर ये मीथेन आप देखोगे तो इससे जो भी एनर्जी होती है उससे स्मोक भी नहीं होता और एक गैस से तो बहुत फास्ट हो जाता है और यह विदाउट स्मोक है तो भी अच्छा रहेगा। अगर डग को डायरेक्टली जलाएंगे उससे अच्छा बायोगैस बना के जलाएंगे तो हमें फर्टिलाइजर भी मिलेगा और स्मोक भी जनरेट नहीं होगा। अब है हमारे पास विंड एनर्जी। अब हवा से हम एनर्जी पैदा करेंगे। हवा तो वैसे भी फ्री का है जो हर रोज ब्लो होता रहता है। तो जो ये विंड एनर्जी है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर यह विंड एनर्जी फार्म होता है विंड एनर्जी फार्म जनरली हमारे यहाँ सुजलॉन है जो ऐसी बड़ी जो उसे हम पवन चक्की बोलते हैं वह बनाती है और वह जो जनरली जहाँ पे एयर बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लो होती है वहाँ पे ये विंड एनर्जी फार्म लगाए जाते हैं। खुले एरिया में ज़्यादातर लगाए जाते हैं। सी के किनारे पर ज़्यादातर लगाए जाते हैं। डेनमार्क है डच वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी पवन चक्कियाँ लगाई गई है विंड मिल्स लगाई गई है। सो जो ये पवन चक्कियाँ है वो भी एनर्जी जनरेट करती है। अब ये एनर्जी जनरेट करने के लिए ये उनको मेन रॉ मटेरियल है उनका जो है वो पवन है यानी विंड है जो ब्लो होने के बाद कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो वही एनर्जी जो हमारे यहाँ पहले भी थी आज भी है और कल भी रहेगी। सो ये भी यहाँ ये वैसा नहीं है फोसिल फ्यूल्स जैसा कि एक बार यूज कर लोगे हवा एक बार यूज कर लोगे और फिर ये चलेगा नहीं। तो आइए हम पढ़ते हैं विंड एनर्जी के बारे में। Unequal heating of the land mass of the water body by the solar radiation generation air movement is the wind to blow। अब ये जनरेट कैसी होती है जो विंड होती है उसका कारण है सोलर। हमारा जो सन है उसका एटमोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो प्लस माइनस रहता है जिसकी वजह से एयर प्रोड्यूस होती है एंड वो मूवमेंट करती है। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज टू डू वर्क। ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम वर्क में लेके दिस एनर्जी वॉज harnessed by the windmills in the past to do a mechanical work. Today, wind energy is also used to generate electricity. The generate electricity, the rotary motion of the windmill is used to turn the turbine of the electric generator। अगर ये जैसे उसके पंखे घूमेंगे उसके साथ पीछे एक टरबाइन लगा होगा उसके साथ वो भी घूमेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। The output of single windmill is the quite small and cannot be used for the commercial purpose। और जो इसका आउटपुट है वह बहुत स्मॉल है और यह कॉमर्शियली पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता। Therefore, number of windmills are erected over the large area। इसके लिए एक पवन चक्की से कुछ नहीं होगा एक विंड मिल से कुछ नहीं होगा हमें बहुत लार्ज विंड फार्म बनाने पड़ेंगे जिसके कारण बहुत सारा विंड मिल्स हो गई वहां पे और वो बहुत सारी एनर्जी जनरेट करेगी। द एनर्जी आउटपुट ऑफ द ईच विंड मिल इन द फार्म इज coupled together to get electricity on the commercial scale। और इसके कारण यह इलेक्ट्रिसिटी कॉमर्शियल स्केल के लिए यूज होती है। Wind energy is environmental friendly and efficient source of renewable energy। ये environment friendly है इससे environment को कोई नुकसान नहीं होता। It's require no recurring expenses for the production of electricity।
but there are mainly limitation in harnessing the wind energy. Firstly, wind energy farm can be established only at those places where the wind blow for the greater part of the year. यह विंडमिल्स हर एक जगह पे नहीं लगा जा सकता है। जैसे कि सोलर है, हम हमारे छत पे भी लगा सकते हैं, पर यह विंडमिल और पवन चक्की हम हमारे टेरेस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें यहाँ कांस्टेंट विंड चाहिए जो कहीं पार्ट पर ही जनरेट होती है। द विंड speed should also be higher than 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टरबाइन। और जो विंड का जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर का होना चाहिए, तो ही यह विंडमिल हम लगा सकते हैं। Furthermore, there should be some backup facility to take care of the energy need during the period when there is no wind. और हमें बैकअप भी चाहिए, जब विंड नहीं ब्लो करती होगी तब भी हमें बैकअप चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और इसके लिए बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड चाहिए। फॉर अ 1 मेगावाट जनरेटर द फार्म नीड अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर हमें 1 मेगावाट जनरेट करना है तो हमें 2 हेक्टेयर जितना बड़ा लैंड चाहिए। The initial cost of establishment of the farm is quite high. Moreover, since the tower and blade are exposed to the verges of nature like a rain, sun, and storm and cyclone, they need a high level of maintenance. और हमें इसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी पवन चक्कियाँ होती है और उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा आता है। सो यह है हमारा विंड एनर्जी फार्म। थ्री अल्टरनेटिव ऑफ और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। हम तो जानते ही हैं, जब पैदा हुए थे तब भी सूरज को देख रहे थे, अब भी सूरज को देख रहे हैं, हमारे दादा भी देख रहे थे। तो सूरज तो हमारे यहाँ, सन तो हमारे यहाँ है ही। जब से पृथ्वी पैदा हुई है तब से सन है, शायद सन पहले है फिर पृथ्वी है। सो सोलर एनर्जी क्या है? तो सोलर तो आज भी है, सन तो आज भी रहेगा, कल भी है, परसों भी रहेगा। सो वो अपने यहाँ हीट तो हमें देते ही देता है। तो उससे हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके? अब तो सोलर एनर्जी कुछ नया टॉपिक नहीं है। सोलर एनर्जी अब तो सभी के घर पे होने लगा है। गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडियां भी देती है कि आप अपने रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाइए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए। गवर्नमेंट उसके आपसे पैसे भी देगी। और सोलर एनर्जी बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता। तो आइए पढ़ते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। द सन हैज बीन radiating the enormous amount of energy at the present rate of nearly 5 billion years and will continue radiating at that rate of the about 5 billion years more. Only a small part of solar energy reach the outer layer of the earth atmosphere. Nearly half of it is absorbed while passing through the atmosphere and the rest reach the earth's surface. हम जानते हैं, मैंने कहा वैसे ही, ये बहुत पुराना 5 बिलियन ईयर और 5 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा होगा कि यहाँ पे सोलर एनर्जी हमारे वहाँ आ रही है। यह जो सोलर एनर्जी, सोलर रेज है, वो अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर में करीबन कुछ परसेंटेज दाखिल होते हैं, जो कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी के एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं। अब हम हमारे यहाँ दो है, एक बाजू दो पिक्चर दिए हुए हैं। ये है सोलर पैनल्स, अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिए, ये है सोलर पैनल्स। और यह साइड है सोलर कुकर। देखो सोलर कुकर में हम देख सकते हैं कि सनरेज ट्रांसफर होते हैं मिरर में, और वहां से रिफ्लेक्ट होके वहाँ वहाँ एक डब्बे पे जो कंसंट्रेट करते हैं वह एयर टाइट होगा और वह ब्लैक सरफेस होगा, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस एब्जॉर्ब हो सके। और इसमें बहुत सारी आइटम बन सकती है, जैसे खिचड़ी भी बन सकती है सोलर कुकर में, बहुत सारी आइटम, घी बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है सोलर कुकर में। बट यही है कि बारिश ना हो बस। अगर बारिश के मौसम में यह सोलर एनर्जी, तो हमने देखा कि सोलर कुकर है वो बारिश के मौसम में काम नहीं देता, बाकी तो हर एक मौसम में वो काम देता है। A black surface absorbs more heat as a compared to an white or reflecting surface under the identical conditions. Solar cooker and solar water heater use this property in their working.
Some solar cooker achieve a higher temperature by using a mirror to focus the ray on the sun. Solar cooker are covered with the glass plates and easy to see that these devices are useful only a certain time of during the day. The limitation of the using the solar energy is overcome by using the solar cell that convert the solar energy into the electricity. A typical cell develop a voltage of 0.5 to 1 volt and can be produced about zero point 0.7 volt electricity. When exposed to the sun, a large number of solar cells are combined in an arrangement called solar cell panel that can deliver enough electricity for partic पार्टिकल यूज। अब क्या कह रहा है कि जो सोलर कुकर्स है वो हम तो जानते हैं कि बारिश के मौसम में काम नहीं आएगा, बाकी तो काम में आएगा। और उसको अगर हम उसकी वजह से सोलर सेल डेवलप किए गए, जो सोलर सेल जो थे वह 0.5 टू 1 वोल्ट और के होते हैं और वो 0.7 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एंड बहुत अच्छा है जो सोलर सेल्स है। The principal advantage associated with the solar cells are that they have no moving part, require little maintenance, and work quite satisfactory without the use of any focusing device. Another advantage is that they can be set up and remote increasable hamlet or very sparsely inhabited area in which the laying of the power transmission line may be the expensive and not commercially visible. Silicon, which is used for making the solar cell, is abundant in nature, but availability of this special grade silicon for making solar cells is limited. The entire process of the manufacturing is still very expensive. Silver is useful to interconnect the cells in the panel. Further add to this cost, despite the high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technological applications. Artificial satellite and space probe like the Mars and orbiter use the solar cell as their main source of energy. Radio and wireless transmission systems or TV relay stations in remote location use the solar cell panels. अब जो यह सिलिकॉन है जो सोलर पैनल में लगता है वो बहुत रेयर अवेलेबिलिटी होता है और वह एक्सपेंसिव भी है। जो सोलर सेल्स है उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है सिल्वर यूज होता है। सो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। और जो ये सोलर सेल है वो सैटेलाइट में भी यूज होते हैं क्योंकि वहाँ तो सनलाइट ही मिलेगी। वहाँ तो हम तार एट जो स्पेस है वहाँ तो हम इलेक्ट्रिसिटी बाय वायर तो पहुँचा नहीं सकते। इसीलिए वहाँ तो यह सोलर सेल ही यूज होते हैं। जो सोलर सेल वह स्पेस जो स्पेसक्राफ्ट है या सैटेलाइट है उसके जो बैटरीज है उसको चार्ज करेगा और जिसके कारण वह चलेगी। और कई रिमोट एरिया होते हैं जहाँ पे सिर्फ सोलर एनर्जी ही पहुंच पाती है, बाकी कोई वायर से नहीं ले जा सकता, वहाँ ये सोलर सेल और यूज होते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सी। अब हम जानते हैं कि उसमें पहला है टाइडल एनर्जी। जो समुद्र है उसमें से हमें एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सो जो हम देखते हैं तो टाइड आती है हर एक जो आप अगर गए हो, अगर आप सी में के किनारे गए हो तो आपने देखा होगा कि हाई टाइड और लो टाइड जिसे हम बोलते हैं भरती या ओट। सो यह किस लिए आता है? बिकॉज यह मून और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह टाइडल फोर्स जनरेट होता है और जिसके कारण ये पूरे दिन चलता रहता है। कभी हाई टाइड आ रही है तो वह जो समुद्र है वो बीच से बहुत नजदीक होगा और अगर लो टाइड है तो वो बीच से बहुत अंदर चला गया होगा जिसे हम लो टाइड कहते हैं। अगर जब भी हाई टाइड आती है तो हम उसका पानी स्टोर कर के और उसमें से जब लो टाइड आती है तब उसको रिलीज करके और उस टरबाइन घुमा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द spinning earth, the level of water in the sea rise and fall. If you live near the sea or ever travel to some place near the sea, try and observe how to sea level change during the day. The phenomena is called high and low tide, and the difference is high sea level gives us tidal energy. Tidal energy harnessed by the constructing the dam across the narrow opening to the sea
and turbine fixed at the opening of the dam uh, convert the tidal energy to electricity. As you can guess, the location where such a dam can be built are limited. अब जो भी है यह ऐसे लोकेशन बहुत भी कम है और टाइडल एनर्जी में उसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आ रहा है वेव्स एनर्जी। अगर आप ये इमेज में देख पाएंगे तो कुछ रॉड्स है जिसके साथ टरबाइन जुड़े हुए हैं। जैसे ही वेव्स आते हैं उसका वेव्स अप एंड डाउन होते रहते हैं जिसके कारण भी यह रॉड अप एंड डाउन होता रहेगा जिसके कारण टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हम पढ़ते हैं सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी पोस्ट बाय द ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर कैन बी ट्रैप्ड इन अ सिमिलर मैनर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। द वेव्स आर जनरेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी। और जो ये विंड है जो ये है वो उसका स्ट्रॉन्ग विंड जनरेट ब्लो होगी सी के कारण। वेव एनर्जी वुड बी द proportion only where waves are very strong. A wide variety of devices have been developed to trap wave energy for rotations of turbine and production of electricity. अब यह जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है यह टरबाइन उसके साथ टरबाइन होगा वो घूमेगा और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी। तो ये ओशन थर्मल एनर्जी क्या है? हम जानते हैं कि जो समुद्र है उसका जो उसका जो सरफेस है उस पर जो सन है वहां से जो वेव्स ट्रांसफर हो गए रेस ट्रांसफर होगी उसके कारण जो उसका सरफेस है उसका जो पानी है वो ज्यादा गर्म होगा। जैसे हम डीपर जाएंगे उसका जो टेम्परेचर है वाटर का वो कम होता जाएगा। सो यह जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके द्वारा भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं the water at the surface of the sea or ocean is heated by the sun while the water is deeper section is relatively cold. This difference in temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plants. This plant can be operated if the temperature difference between the water and surface water depth up to the 2 km and 293 Kelvin, approx 20 degrees Celsius or more. The warm surface water is used to boil the volatile liquid like ammonia. The vapor of the liquid are then used to turn the turbine of generator. The cold water from the depth of the ocean is pumped up then condensed a vapor again the liquid. The energy potential from the sea, tidal energy, waves energy and ocean thermal energy is quite large but efficient commercially exploitation is difficult. अब ये हमें क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो डेप्थ होनी चाहिए 2 किमी होनी चाहिए। जो भी टेम्परेचर डिफरेंस की डेप्थ है तो 2 किमी होनी चाहिए और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जिसके कारण क्या होगा कि जो वॉलेटाइल लिक्विड है जस्ट लाइक एमोनिया वो गर्म होगा और उसको उसका वेपर से हम टरबाइन घुमाएंगे और टरबाइन और जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। एंड कोल्ड वाटर जो होगा उससे हम उसको वेपराइज को लिक्विड फिर से लिक्विड कर पाएंगे। सो ये हमने टाइडल एनर्जी देखा, वेव्स एनर्जी देखा और ओशन थर्मल एनर्जी देखा। वह व्हाट कॉमर्शियली एक्सप्लोटिंग डिफिकल्ट जो बहुत कॉमर्शियली नहीं कर पाएंगे हम उसको इकोनॉमिकल और कॉमर्शियली देखेंगे तो ये बहुत महंगा है। सो हम दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये राइट नाउ बहुत कम जगह पे यूज होता है। अब देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी क्या है। ड्यू टू द जियोलॉजिकल चेंजेस मोल्टन रॉक फ्रॉम द डीपर हॉट रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर पुश अपवर्ड and trapped in certain region called the hotspot. When underground water come to the contact with the hotspot, steam is generated. Sometimes hot water from that region find outlet at the surface. Such outlet are known as a hot spring. The steam trapped in the rock is routed through the pipe to the turbine and used to generate electricity. The cost of the production would not be much, but there are very few commercially visible viable site where the such energy can be exploited. There are number of power plants based on the geothermal energy operational in the New Zealand and United States of America. अब ये है जियोथर्मल एनर्जी।
इसमें क्या होता है, बहुत कम जगह है जहाँ जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं। न्यूजीलैंड और अमेरिका में यह पावर प्लांट्स है, और हमारे यहाँ गुजरात में भी था। पावर प्लांट तो नहीं है बट हॉटस्पॉट्स है। हॉटस्पॉट्स उसे बोलते हैं कि होता क्या है, जहाँ नीचे जमीन में लावा है उसके कांटेक्ट में रहेला रहा हुआ पानी है, वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम वो स्टीम को अगर उससे टरबाइन घुमाएंगे और वह टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यह कॉन्सेप्ट होता है। और जो जहाँ भी यह हॉट स्प्रिंग होता है वहाँ से पानी एकदम गर्म, बहुत गर्म पानी निकलता है। और ये जो हमारा तुलसी श्याम है गुजरात में, वहाँ भी है, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ये हॉट स्पॉट्स है। तो यह जियोथर्मल एनर्जी है जो अमेरिका और न्यूजीलैंड में ऐसे पावर प्लांट्स है। अब आ रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वैसे तो हम सब जानते हैं, आए दिन पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते रहता है, ये वही न्यूक्लियर है। और बहुत सारे देश है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, ये एफिशिएंट्स भी होते हैं और रिस्की भी होते हैं। और इनमें जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये यूज होते हैं। और इसमें होता क्या है कि यह जो एटॉम होते हैं उनको न्यूट्रॉन्स के द्वारा उन पर बॉम्बार्डिंग होता है, और उनको बहुत स्मॉल अमाउंट में उसको फ्यूजन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। वो हीट से स्टीम बना के उसको जनरेटर घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे देश में भी है, जहाँ पे बॉम्बे के आसपास बॉम्बे के पास एक न्यूक्लियर है, पापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो भी एक न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर है। और भी बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, अमेरिका में भी है, रशिया में भी है। अब तो कई बोट्स भी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे चलती है, जैसे कि रोनाल्ड रीगन जो अभी साउथ चाइना सी में जो तैनात है, वो भी है न्यूक्लियर एनर्जी पे चलती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर वहाँ पे कुछ भी रेडिएशन लीक हुआ तो आजू बाजू के एरिया को इफेक्ट कर सकता है। हमने देखा था कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे। सो ये वही न्यूक्लियर एनर्जी है। सो उसका अच्छा भी यूज है और बुरा भी यूज है। तो ये अच्छे यूज में से एक है न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। इन प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, the nuclear of heavy atoms such as uranium, plutonium, and thorium, when bombarding with the low energy neutrons, can be split apart into the lighter nucleus. When this done, the tremendous amount of energy is released. If the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the mass of this individual product, the fusion of the atom of the uranium, for example, produce 10 million times the energy produced by the combustion of the atom of the carbon from the coal. In a nuclear reactor designed for the electric power generation, such a nuclear fuel can be part of the cell for stationing and fusion chain. The reaction that release energy at the control rate, the released energy can be used to produce the steam and further generate the electricity. सो यह इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी है। बस इसमें सिर्फ यही है कि इसमें से जो रेडिएशन है वो लीक नहीं होना चाहिए, उसका ही ध्यान ख्याल रखा जाता है। और बढ़िया, हम और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। The major hazard of nuclear power generation in the storage and dispose of the spent of used fuel, the uranium and steel decaying into the harmful subatomic particle radiations। मैंने कहा था वैसे ही, एक बार यह फ्यूल को यूज होने के बाद जो भी रेडिएशन फ्यूल्स है उसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है। जनरली उसको डिस्पोज करने के लिए उसको ऐसे कंटेनर्स में पैक करके जमीन के नीचे स्टोर किया जाता है जहाँ पे पानी और वहाँ से दूर रह सके, अगर अर्थक्वेक और स्टॉर्म भी आ जाए तो उससे दूर रह सके, वैसे उसको स्टोर किया जाता है। Improve a nuclear waste storage and disposal result in the environmental contamination. Further, there is a risk of accidental leakage of nuclear radiation, the risk cost of the installation of nuclear power plant, high risk of the environmental contamination, and limited availability of uranium makes a large-scale use of nuclear energy prohibitive. Nuclear energy waves was first used into destructive purpose for nuclear power station were designed. The fundamental physics and fission chain reaction in the nuclear weapon is similar to the physical control nuclear reactor, but
The two types of device are energy with the quite differently. हमने देखा कि मैंने बॉम्ब की बात भी आपसे की कि न्यूक्लियर बॉम्ब वैसा ही है जो अच्छा बुरा भी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अच्छा भी है। तो हमने यहाँ तक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल consequences. We have studied various sources of energy in the previous section. Exploiting any source of energy disturbs the environment in some way or the other. In any given situation, the source we would choose depend on factors such as the of the extracting the energy from that source and the economy of the extracting energy from the source, the efficiency of the technology available and the environmental damage that will be the case by using that source. Thus, we talk about clean and fuel like a CNG. It would be more extract to say that the particular source in clean than other. We have already seen that the burning fossil fuel causes the air pollution. In some cases, the actual operation of the device like the solar cell may be the pollution free, but the assembly of this device would be the case the some environmental damage. Research contained in this area to produce a longer lasting device that will cause the less damage throughout their life. अब हम तो जानते हैं सीएनजी के बारे में बता रहे हैं कि सीएनजी तो बहुत अच्छा है और सोलर सेल भी बहुत अच्छा है फॉसिल फ्यूल की कंपैरिजन में एयर पोल्यूशन बहुत कम करता है। अब एनवायरनमेंट को कई नुकसान भी होते हैं और कई फायदे भी होते हैं। कई एनर्जी से हम एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स एक बड़ा प्रॉब्लम है और वो उसके कारण हम बहुत कुछ झेल रहे हैं अभी तक। अब इसके बारे में बात किया गया है। How long will an energy source long will be energy source last us as us? We saw earlier that we cannot depend on the fossil fuel for much longer. Such sources that will get depleted someday are said to be the exhaustible source or non-renewable source of energy. On other hand, if we manage the biomass by replacing these trees, we cut down the firewood, we can be assured a constant supply of energy at the particular rate. Such energy source that can be regenerated are called renewable source of energy. जो जो भी हमें फिर से अवेलेबल है और वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं हाइड्रो पावर प्लांट है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो जैसे कि फोसिल फ्यूल। Renewable energy is available in our nature environment in the form of the some contain or repetitive current of energy or is stored in such a large underground reservoir that we rate a depletion of the reservoir because of extraction of usual energy is particular negligible। और हमारा यहाँ चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।